अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हम डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई में न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं और आज हम फोकस करेंगे लोअर औरकज़ई को और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं और ख़ास करके इन पहाड़ों में छुपे हुए कौन से ज़खायर हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करेंगे। और आपके लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आप हमारे साथ रहिएगा और एंजॉय करेंगे। आपके लिए इस आज के प्रोग्राम में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान। ज़िला औरकज़ई का पूरा इलाका बेशुमार मादनियात से माला माल है। ज़िला औरकज़ई में कोयला, खाम लोहा, तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। लिहाजा यहाँ कान कनी के शूबे को तरक्की देने के लिए सूबाई लीज होल्डर्स को नरम शराइत के साथ बेशुमार सहूलियात फराम कर रही है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत की हिदायत पर औरकज़ई के इलाके में कान कनी से वाबस्ता अफराद का एक जिरगा भी मुनक्कद किया गया, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी कान कनी और मादनियात खैबर पख्तूनख्वा ने मौके पर लोगों की शिकायत सुनी और इनके अजाले के लिए बंदोबस्त करने का वादा किया। जी, इस वक्त हम कबायली इलाका है औरकज़ई, डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई न्यूली मर्ज इलाके हैं ये, यहाँ पर हम मौजूद हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल्स खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से खुली कचहरी का इनकाद किया गया है, जिसको चेयर कर रहे थे एडिशनल सेक्रेटरी। ख़ास करके हम आपको बताते चलें कि मर्ज एरिया में ह्यूज डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। हमने आते भी आपको दिखाया है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्कूल और कॉलेजेस तक भी इवन बहुत बड़ी यहाँ पर चेंजिंग आई है। कान कनी के मसाइल क्या हैं और उनको कैसे यहाँ पर हल किया जा रहा है, इसमें और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और ख़ास करके लोकल के साथ साथ अगर बाहर से भी कोई आके इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी मिनरल्स डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले बताइएगा आज के प्रोग्राम के बारे में। ये इनिशिएटिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे हमने ली है और उसका मकसद यही था कि लोगों को हम सुन ले, लीज होल्डर को सुन ले, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं और वो किस तरह उसको हम इजीली हल कर सकते हैं। जी अच्छा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर, ख़ास करके हम जब बात करते हैं कान कनी की मिनरल्स की? तो जी, औरकज़ई एक ऐसा एरिया है कि इसको हम एक अच्छी पोटेंशियल वाली डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि जिसमें कोयल के, बाकी लाइमस्टोन के अच्छी डिपॉजिट्स है। और अगर हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और प्रॉपरली इसको माइनिंग कर ले तो न सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट को बल्कि पूरे मुल्क को और पूरे सूबे को इसके एक अच्छी रेवेन्यू आ सकती है और इसके साथ साथ लोगों को लोकल लेवल पे एक रोज़गार के मौके भी फराम हो जाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है इससे सनत से वाबस्ता लोगों को, खास करके इन्वेस्टर को? गवर्नमेंट को आपको पता है कि हमने जब मर्जर नहीं हुआ था तो कोई 170 लीज हुए थे। मर्जर के बाद कोई 2-3 साल में हमने उससे डबल लीजें लोगों को अवार्ड की है। तो वो एक जो प्रोसेस था उसको हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया, लोकल लोगों का कंसेंट हमने उनमें शामिल कर दिया और बाकी जितनी भी डिपार्टमेंट की तरफ से उनके वर्कर्स को स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, उसको सेफ्टी के लिहाज से उसकी वर्कशॉप भी कर रही है और सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रही हैं। जी अच्छा, लोकल लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है और ख़ास करके जब अमन अमान की बात हम करते हैं तो उसकी अभी यहाँ पर सूरत हाल क्या है? आया बाहर से कोई भी आके कान कनी में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए ना, लोकल लोगों का तो यही है कि उसके बगैर किसी को आप लीज नहीं दे सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द लोकल्स, या अगर वो किसी बाहर के बंदे को दे रहे हैं तो उसकी कंसेंट उसमें शामिल होनी चाहिए। उसकी कंसेंट के बगैर आप किसी को लीज नहीं दे सकते। दूसरे बाहर के अगर लोग आ रहे हैं तो लीगली कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि वो नहीं आ सकता है। यहाँ के लोग अगर बाहर जा सकते हैं तो बाहर का बंदा भी यहाँ आ सकता है, लेकिन ये एक उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग होती है। वो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यहाँ पे आता है और वहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, कान कनी की अगर इतनी बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है तो जैसे हमने मोमन में देखा था, मोमन इकनॉमिक जोन एक पूरा एक सिटी वहाँ पर स्टैब्लिश हो चुका है और वहाँ प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पर भी यही है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसको सनत का दर्जा अगर मिलना चाहिए तो उसमें आप क्या इक़दाम कर रही है आपकी सूबाई गवर्नमेंट कि वैसा ही एक जोन यहाँ पर भी काम किया जाए ताकि लोकल के साथ साथ बाहर के लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले यहाँ इन्वेस्ट करने की? मोमन में आपको पता है कि वहाँ पे मार्बल है, मार्बल जहाँ पे माइनिंग होती है वो तो वही लोकल ही करते हैं और जब उसकी पॉलिशिंग लेवल पे आ जाती है तो वो इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। कोल एक ऐसी माइनिंग एक्टिविटी है जिसको आप डायरेक्ट इंडस्ट्री पे लेके जाते हैं या जो कंज्यूमर एंड पे हैं। तो कोल में आप इंडस्ट्री को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लीज होल्डर हैं
और जो एरिया है उसकी ज़ोन आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये कोल जोन होगा, यहाँ पे इसकी आउटलेट आप दे सकते हैं लोगों को। तो इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं, आउटलेट देंगे इसको। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ की, तो क्या ये हमारी मुल्क के अंदर इसका यूज़ है या वो टाइम भी आएगा कि जब हम इसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? फ़िलहाल तो इसकी मुल्क ही में कंजम्पशन होती है, आप बाहर उस वक्त बेचते हैं जब आपकी लोकल कंजम्पशन पूरी हो जाए। तो फ़िलहाल मेरी इंपोर्ट के हवाले या एक्सपोर्ट के हवाले से कोई ऐसी मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ से एक अच्छी खासी मकदार में जो इनलैंड हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लोअर ओरकज़ई में मादुनियात के ज़खायर वाफिर मकदार में मौजूद हैं। इसकी जीती जागती मिसाल यहाँ का खूबसूरत इलाका है, जहाँ पर 40 के करीब कोयले की कानें मौजूद हैं। सैकड़ों मकामी अफराद का ज़रिए महाश इसी कान कनी की सनत से वाबस्ता है। जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं ये शेखान है, ये इलाका है और इसमें 40 के करीब कोल माइंस हैं। कोल माइंस यानी कोयले की कानें हैं। हमारे इर्द गिर्द हम आपको दिखा सकेंगे कि 40 के करीब यहाँ पर माइंस मौजूद हैं। और चंद नागहानी वजूहात की वजह से जब दहशतगर्दी की लहर थी तो ये तमाम माइंस तबाह हो चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इन इलाकों को मर्ज किया, मेन स्ट्रीम में लेके आए और अब यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कोयला कैसे निकाला जाता है और पाकिस्तान की मैशत में ओरकज़ई का निकला हुआ कोयला क्या रोल अदा कर रहा है। और हम आपको कान के अंदर भी लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि लेबर कितनी दुश्वार गुजार तरीके से और कितनी मेहनत से इस कोयले को निकाल रही है। आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, ट्राउज़र का अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद कान के अंदर हम आपको साथ लिए जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी अभी हम आपको कोल माइन के अंदर यानी कोयले की कान के अंदर लेके जा रहे हैं। और उस सबसे पहले हमारा प्रोटेक्शन था वो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। कोपरो के थ्रू भी हम शूट करेंगे और उसके बाद कैमरामैन हमारे हमें ज्वाइन करेंगे नीचे, क्योंकि जिस इसके थ्रू जाएंगे हम सिर्फ 2 बंदे इसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये हमें नीचे छोड़ के आएंगे, फिर कैमरामैन को लेके जाएंगे और हम आपको आज आप दिखाएंगे कि बेसिकली कोयला किस तरीके से निकाला जाता है यहाँ पर। और यहाँ 450 फुट एक गहराई है और आगे फिर पार्टीशन में 350 फुट गहराई है। तो आए चलते हैं सबसे पहले अंदर की सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं इसी कान के, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और हमें बता दें जी बैठना कैसे है हमने? इस तरह। किस तरह? आपके पीछे बैठना है? नहीं, इधर। अच्छा, इधर बैठना है। तो यानी आपको पकड़ लूँ एक हाथ से, कैमरे को पकड़ लूँ और एक हाथ से आपको, और इसको चलाइएगा स्लो प्लीज़। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वापस भी आएंगे, आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत रिस्की है। बताते जाएं कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे निकालते हैं, कितने लोग नीचे जाते हैं और कितने टाइम में निकाला जाता है कोयला? 8 बजे सुबह इन। अच्छा। और 3:30-4 बजे आउट। तो ऊपर फ़ोन पर रब्ता कैसे करते हैं आप? इधर ये रखता है क्या? जी रिंग है जी। रिंग है। रिंग को आप स्टार्ट करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। हाँ। तो ये तो पत्थर भी गिर रहे हैं। ये
हमने आपको नीचे की सूरत हाल दिखाई, ठीक। तो कोयले का हमें बताएं कि आप कैसे खोलते हैं नीचे लेबर और कैसे ऊपर लेके जाती है, नीचे लेके आते हैं। बस लेबर इधर इस पे दो बंदे जा रहे हैं, अच्छा, और 2 बंदे से अब ज़्यादा हम नहीं छोड़े क्योंकि ये इधर गहराई ज़्यादा है इनका। ठीक है। और फिर ये तरीके से जाते हैं, तरीके से आते हैं 2 बंदे। अच्छा, यहाँ पर लेबर भैया के वक्त कितनी काम करती है? 18 बंदे, 18 बंदे, 18 से 19 बंदे काम करते कर रहे हैं। हैं। हाँ। तो डेली के कितने टन आप कोयला निकालते हैं यहाँ से? 10 से लेकर 15 तक। यहाँ कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? तकरीबन 15-16 साल से तकरीबन हो गया। और यहाँ से जो कोयला निकाला जा रहा है जा कहाँ रहा है? बस ये पेशावर जा रहा है, अच्छा, और ये दूसरा रोड ये पेजू, अच्छा, और चाहे खुशाब जा रहा है, अच्छा, सरगोदा जा रहा है, अच्छा, और आगे मर्दान जा रहा है। अच्छा। तो इसकी का ऑक्सीजन मास्क आप लोग क्यों नहीं यूज़ करते? ऑक्सीजन मास्क है, हाँ। लेकिन अभी लेबर छुट्टी हो गया, अच्छा, तो इसी वजह से हमने मास्क उतार दिया। अच्छा, ठीक है। मेन और एक बंदा रह गया, हाँ। वो हालत ड्राइवर जो है, अच्छा, और बंदी छुट्टी हो गया। हाँ। मेन खाली हो गया, तो जी नाजरीन, हमने आपको दिखा दी तो औरकज़ई की ये कान कनी की सनद यहाँ पर शाह। बस का खाना, बस का तरगड़ी। तो खैरियत से आखिरकार हम वापस आ गए हैं। नीचे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा मसला है, ऑक्सीजन की कमी काफ़ी है, और हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और माइंस के यहाँ पर ऑफिसर्स भी हैं मिनरल के मादनियात के, कि लेबर को भी कम अज़ कम अच्छे ऑक्सीजन मास्क मिलने चाहिए। बाकी जो तफसील है हम पूछते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस डिपार्टमेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा ओनर हैं इस माइंस के, उससे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लें, दोबारा अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में वापस आते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू रखते हैं। इंस्पेक्टर माइंस मोहम्मद राज़िक हमारे साथ मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई के मिनरल्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर माइंस हैं, हमारे साथ यहाँ पर विजिट पे आए हैं। तो एम्प्लॉइज़ को भी हमने यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क पहने हुए देखा नहीं है अभी तक, तो ये इस तरीके से लेबर्स की लाइफ ख़तरे में नहीं है? ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। एक ये है कि ये जो माइन के अंदर जितनी भी ये लेबर काम करते हैं ना, एक तो ये कि ये यूज़ टू हो गए हैं माइन के माहौल के। तो बाकी ये है कि हम जब भी इंस्पेक्शन पे जाते हैं, मैं तो अक्सर यहाँ पे आता हूँ, इसी माइन में भी मैं गया हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्शन हम करते हैं, हमारे पास एक डिटेक्टर होता है, ठीक है। उस डिटेक्टर में हम देखते हैं कि भाई इस माइन के अंदर ऑक्सीजन कितना है, उसके अलावा जो दूसरे गैसेस हैं जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितना है, H2S कितना है, हाइड्रोजन सल्फाइड कितना है, या उसके अलावा मीथेन कितना है, यहाँ पे कितने परसेंटेज में है। तो उसका अपना अपना परसेंटेज है। जब वो अपने परसेंटेज से ऊपर या नीचे हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ऑक्सीजन का ये है कि जब तक ये तकरीबन 17% से नीचे आता है तो फिर आपको थोड़ी बहुत हेडेक होना शुरू हो जाती है, और जब ये 12% से नीचे आता है तो फिर आपको वोमिटिंग वगैरह ये चीज़ें आती है, और 7% से नीचे फिर आप शदीद ख़तरे में होते हैं। तो उससे ऊपर आपको ख़तरा तो नहीं होता। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो जितनी भी मायने हैं उनकी सेकंड जो वेंटिलेशन है वो मिली हुई है। मतलब ये कि अगर आप से मिली हुई है वो ये सामने माइन से मिली हुई है, ये या ये इसके पीछे भी माइन है उसके साथ भी मिली हुई है। तो आप इस माइन के अंदर जाएंगे तो उसी माइन में से निकल आएंगे। अंडरग्राउंड ये दोनों की वेंटिलेशन मिली होगी, तो एक में से हवा अंदर जाती है और दूसरे में से निकल आती है। आजी फजल हकीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लीज ओनर हैं इस माइंस के। इनसे हम पूछते हैं, जी आपने कब ये लीज ली और हमें बताइएगा कि डेली का कितना कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है? इनसे अभी तक तकरीबन 100 टन से ज़्यादा निकालते हैं डेली का। ये पूरा ये 40 महीनों का। पूरी 40 माइंस आपके पास हैं? मेरे पास नहीं है, इसके सारा ओनर है। इसके लीज से 100 टन डेली निकालते हैं। इर्द गिर्द तकरीबन 40 कान्स हैं यहाँ पर कोयले की, और उसमें से 100 टन डेली का कोयला निकल रहा है।
बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें कितनी एक लेबर इस्तेमाल हो रही है? इसमें तकरीबन लेबर इस्तेमाल होते हैं 400-500 से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये कोयला जाता कहाँ कहाँ है आपका? ये खुला जाता है जो पेशावर, मलाकण और हरिपुर और लाहौर, फैसलाबाद और लाची से आगे तो उसको फैक्ट्री है। असिस्टेंट डायरेक्टर माइन असमत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ेब के। जी बताइएगा कि ख़ास करके जो कोयले की ये माइन है और कान कनी की ये सनत है, बारिश से पहले लीज़ की क्या सूरत हाल थी और अब लीज़ की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब नवंबर 2018 में मर्ज हुई है ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स की खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ेब की सूरत हाल इस तरह थी कि उस वक़्त तक तकरीबन 16-17 प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेस और माइनिंग लीजेस थे, मतलब 17-18 तक यहाँ पे ग्रांट हुए थे। अभी जो 2022 में करंट स्टेटस है वो 77 मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को हमने प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेस और माइनिंग लीजेस ग्रांट किए हुए हैं और तकरीबन 165 तक जो है वो अभी प्रॉपर चैनल में चल रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह 2-3 महीनों 4 महीनों में ग्रांट हो जाएंगे और तकरीबन 20-25 ऐसे केसेस है जो अभी मिनरल टाइटल कमेटी जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो तकरीबन 10-15 दिन में वो भी ग्रांट हो जाए। रहीम गोल साहब, सबसे पहले हमें आप बताइएगा कि इस माइन से, इस कान से जो कोयला निकल रहा है वो पाउडर शेप में है, स्टोन शेप में नहीं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क इस वजह से है कि ये डिपेंड करता है जीसीबी पे। जो जीसीबी है ये यहाँ की जो को है सबसे अच्छी जीसीबी पाकिस्तान में शेखान को क्या औरंगज़ेब की है और ये है 700 और 700 अबव। तो ये चूँकि ये पत्थर नहीं बनती, ये बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में होती है, सॉफ्ट होता है ये, और इसका जो सल्फ़र रेट है वो 2.5% सल्फ़र है। पत्थर वाला या जो कहते हैं ना कि वो सख्त ठोस फॉर्म में जो कोयला होता है उसकी जीसीबी कम होती है, वो 4,000 या 4 या 5। इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? पाउडर फॉर्म है ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गई या लूम्स हो गए, उनके अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो अपना क्या नाम है स्टोन शेप में होती है वो इस्तेमाल होती हैं भट्टियों के अंदर, जो इनकी भट्टा खींचते हैं वहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा मांग किसकी होती है, कौन सी मांग? तो ये जो जिसकी जीसीबी अच्छी होती है उसी की मांग होती है। जी नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट एक माइंस डिपार्टमेंट के ऊपर, ख़ास करके औरंगज़ेब में, और हमने आपको दिखाना था कि यहाँ पर जैसे हमने पहले दिखाया कि मोहम्मद में नेफ्राइट और मार्बल पूरा एक सनती ज़ोन बना जा रहा है, इसी तरीके से बाजोड़ में एक बादल मार्बल के नाम से बहुत मशहूर है, और डिफरेंट कैसे औरंगज़ेब के यहाँ पर कोयले के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जो कुछ आपने दिखाए हैं, कुछ और एक्सप्लोर हो रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। औरंगज़ेब में हम आपको उन टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे उन सियाहत के शौकीन हज़रात के लिए जो पाकिस्तान में टूरिस्ट किसी भी जगह में हों वो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट की तरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ज़िला औरंगज़ेब में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए दरियाए गदर के मकाम पर एक खूबसूरत टूरिस्ट रिज़ॉर्ट बनाया जा रहा है। ज़िला औरंगज़ेब के खूबसूरत दरख्तों के जंगलात, नदियाँ, आबशारें और बहने वाले दरिया यहाँ आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दरियाए गदर के किनारे पर टूरिस्ट के लिए एक जदीद होटल भी तमीर कर रही है, जिसका काम ज़ोर और शोर से जारी है। गुदर है इस पॉइंट का नाम, और टूरिस्ट रिज़ॉर्ट यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, और रेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर मौसम गर्मा में ख़ास करके लोकल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे साथ लोकल गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जी नाम बताइएगा अपना। सैयद हसन अब्बास।
और मैं रेजिडियो लोकल गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ेब। अच्छा, ये गुदर के पॉइंट के बारे में बताइएगा, ये टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है ये? जी बिल्कुल, ये रेस्ट हाउस है गुदर का इलाका। यहाँ पे गर्मियों में ईद वगैरह में बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये गुदर का रेस्ट हाउस हम बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो कब तक ये तैयार हो जाएगा? अभी तो इसका ये 2022 का 30 जून 2022 तक 23 तक इसकी कंप्लीशन है। इंशाल्लाह इस पर काम जारी है, 30 जून 2023 से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। और आम टूरिस्ट आके यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो पानी की अबशार है, ये पानी पीछे कहाँ से आ रहा है? ये तो ये कलाया वगैरह एरिया से यहाँ पे आ रहा है, गुदर रिवर है यहाँ पे। ये गुदर रिवर का जो अबशार है, ये जो पानी आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ से आ रहा है, और ये भी मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है। और आप लोग भी, चाहे आप शावर से आएँ, इस्लामाबाद से आएँ, KPC आएँ, गर्मियों के मौसम में आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा है कि जून जुलाई तक इसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आप लोग स्टे भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, पुरअमन इलाके हैं, और यहाँ पर आके आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं लोअर औरंगज़ेब में नए नए टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट जो हैं टूरिज़म के लिहाज से, वो आपको दिखा रहे हैं। और ख़ास करके मर्ज होने के बाद डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ेब में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये हम फोकस कर रहे हैं इस पर। तो चलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ज़िला औरंगज़ेब के लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत और लाइफ स्टॉक पर है। लोअर औरंगज़ेब ज़राअत के लिए बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ की ज़मीन हर किस्म की सब्ज़ियों अजनास की पैदावार के लिए मौजू तरीन है। यही वजह है कि यहाँ तमाम अक़साम की सब्ज़ियाँ वाफिर मिक़दार में काश्त होती हैं, जो न सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं, बल्कि इन्हें दूसरे शहरों पेशावर और रावलपिंडी तक सप्लाई किया जाता है। महकमा ज़राअत के तावन से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्तों की पैदावार बढ़ाने के लिए नर्सरियाँ भी कायम की गई हैं, जहाँ से मकामी लोगों को फ्री पौधे फराहम किए जाते हैं। इसी के साथ अच्छी क्वालिटी के अजनास सब्जियों की पैदावार के लिए बीज की फराहमी, मकई और आलू के हाइब्रिड बीज और ज़री टूल किट्स की फराहमी पर भी काम हो रहा है। औरंगज़ेब का इलाका भी पोस्त और पंग की काश्त के हवाले से मशहूर था, अब हर किस्म की अजनास का मरकज़ बन चुका है। यहाँ महकमा ज़राअत ने पोस्त और पंग की फसल के मुतबादिल ज़ाफ़रान की फसल उगाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया, जो कामयाब साबित हुआ। जी, इस वक्त हम लोअर औरंगज़ेब में ही हैं, ज़ेड़ा जगह का नाम है। और हम आपको बताते चलें कि 75% औरंगज़ेब के जो लोग हैं उनका ज़रिया माश जो है वो एग्रीकल्चर है, और उसमें से 35% जो लोग हैं वो वाबस्ता हैं ओलिव से, यानी जैतून से। यहाँ पर पेवंदकारी भी की जा रही है, क्राफ्टिंग भी हो रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है, यानी जिसको कलमकारी कहते हैं, वो भी हो रहा है। और सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ औरंगज़ेब का जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर, उनको फैसिलिटेट करता है, और ये लोग अपनी ज़मीनों पर ख़ुद ओलिव्स लगाते हैं, और जो फ्रूट वहाँ पर जाता है उनको प्रोसेसिंग में भी उनकी हेल्प करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम इसकी तफसील भी जान लेंगे। जी बताइएगा ज़रा। शुक्रिया। ज़िला औरंगज़ेब में टोटल हमारी जो जंगली जैतून है वो तकरीबन 35 लाख से लगभग ज़्यादा है। उसमें हमने तकरीबन 60,000 से ज़ायद पौधों में हमने कलमकारी की हुई है, लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। इससे पहले जितने भी जंगली जैतून थे, लोग उसके एज अ फ्यूल वुड इस्तेमाल करते थे, टूल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। ज़ाहिर बात है डिफॉरेस्टेशन भी होती थी, तो हमने उसको कन्वर्ट किया ऑल जो फ्रूट बेयरिंग वेराइटीज़ है। अभी सितंबर में इनकी फ्रूटिंग लोगों ने हार्वेस्ट की हुई है, उसको हम सपोर्ट दे रहे हैं ARI तरनाफ फार्म पेशावर में, जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है, क्योंकि हमें भी ख़ुद भी ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन मिली हुई है, लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं है। बाकी यहाँ पे तकरीबन मोर देन 50 फीमेल्स को हमने ट्रेन किया हुआ है वैल्यू एडिशन पे। ऑलिव से अपने घरों में अचार वगैरह बना रहे हैं, मुरब्बे वगैरह बना रहे हैं, और उसको अपने इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी है कि उसको मार्केट भी कर रहे हैं। अच्छा, ओलिव से जो है वो अचार भी बनता है? अचार भी बनता है, और फीमेल वो उसमें बना रही है। अच्छा, ज़रिया माश कितने % आप क्या समझ रहे हैं कि एक घर का किचन चलाने के लिए
जो ज़रिया माश है ख़ास करके ओलिव से, कितना लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है पर ईयर? बेसिकली ये कि अभी तक ये न्यू ट्रेंड शुरू हो चुका है। अभी जो लोग मतलब इनसे ओलिव के जो तेल निकाल रहे हैं मार्केट में उसके 3000 पर लीटर बिक रहा है। तो ज़ाहिर बात है एक घर को 1, 2, 3 प्लांट से उसको 6, 7, 8 हज़ार रुपये तक उसकी आमदन हो जाती है। अंडखेल ये गांव है लोअर ओरकज़ई का, और जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तो यहाँ पर एक मिसाल आपके सामने है कि अपनी मदद के आपके तहत लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होती हैं और ख़ास करके सब्ज़ियाँ और मार्केट तक भी जा रही हैं। तो हम बातचीत भी करेंगे यहाँ लोकल कम्युनिटी से। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है और 75% आबादी का जो इन्हिसार है वो एग्रीकल्चर पर है, और उसकी मिसाल ये एक गांव है। यहाँ पर हमारे साथ लोकल मलिक साहब भी मौजूद हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी मुदस्सर साहब बताइएगा ज़रा हमें, ये फार्म्स जो आपने लगाए हैं कौन कौन सी सब्ज़ी यहाँ पैदा होती है? यहाँ जी टिंडा, टमाटर, बेंडा, कीरा, ये सब मिर्च, आलू, ये सब कुछ अल्लाह ताला का फजल है, हो सकते हैं इधर। और अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, आपकी अपनी ज़मीन? हम भी करते हैं लेकिन हुकूमत भी कर सकते हैं। हुकूमत किस किस्म की सपोर्ट करती है आप? जी टमाटर, तोहम, बीज और सरा, खाद ये भी देते हैं। खाद पैसों से खरीदते हैं या फ्री देता है? नहीं, फ्री देते हैं। अच्छा वाहिद अली साहब, आपकी ये ज़मीनें? जी। अच्छा, यहाँ क्या कुछ पैदा होता है? सर ये इस जगह में मैं तकरीबन ज्वार, चावल, गंदम, मटर, बेंडा, सब सब्जी जी हमारे इलाके में। तो ये सब्जियां मंडी तक जाती हैं? मंडी, पिंडी तक। कौन सी मंडी तक जाती हैं, कहाँ तक? कोहाट, वो कोहाट से आगे पिंडी तक। टिंडा जब शुरू हो गया तो पिंडी तक हमारा सब्जी जाते हो। अच्छा, पिंडी तक आपका सब्जी जाता है? बिल्कुल, बड़ा पिंडी और कोहाट। अच्छा, हंगू तक, यानी पेशावर और रीमन के पंजाब तक भी आपकी सब्जी यहाँ से तैयार करता जा रही है? बिल्कुल। और इस वक्त कौन सी सब्जी तैयार हो रही है यहाँ? ये भी कौन सा सीजन है? अभी तकरीबन बस टिंडे का शुरू है, जमीन तैयार करेगा वो। ठीक है। टिंडा और बेंडा। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है आपकी अपनी ज़मीन है? अपनी ज़मीन। और आपने कोई लेबर वगैरह भी रखी हुई है अपने साथ? नहीं, आप खुद करेंगे। खुद करते हैं? खुद करेगा। और तकरीबन हर बंदा अपनी ज़मीन को आबाद कर रहा है और यहाँ से जा रही हैं सब्जियां जो जा रही हैं मार्केटों तक हैं? बिल्कुल जी, हर बंदा तैयार करते हैं। जी नाजरीन, ये वो एग्जाम्पल थी जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट ओरकज़ई के लोअर ओरकज़ई सब डिवीज़न में हमें देखने में मिली कि यहाँ तक जो सब्ज़ियाँ तैयार की जाती हैं। मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, तो मेरे घर तक भी जो सब्ज़ी पहुँच रही है वो ओरकज़ई के होते हुए वहाँ तक पहुँच रही है। और इसका ये है कि इन इलाकों में अब अमन है, गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही है, और ये एग्रीकल्चर की तरफ ये कम्युनिटी इन्वॉल्व है फुली तौर पर, और इनका ज़रिया माश भी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इरफान साहब से। अभी तो एक्चुअली हमारी डिस्ट्रिक्ट ओरकज़ई, हमने पहले भी बताया कि इसका ज़्यादातर डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है। तो आप लोग आ गए हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, बाकी दुनिया को बताने के लिए कि यहाँ पे कितना स्कोप है, कितना पोटेंशल है, कैसा इलाका है। और ये भी इज़्ज़त अफजाई आप लोगों ने दी कि आप लोगों ने यहाँ पे पौधा लगाया, क्योंकि ये भी आप लोगों की यादें हैं। आप लोग भी यादें लेके जा रहे हैं, और आप लोगों की यादें भी हमारे साथ रह रही है। जी, ये इनका प्यार था, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया और बताते आ रहे हैं मोहम्मद सेवा जोर से, कि मेहमान नवाजी की इंतहा है। अगर किसी ने प्यार देखना है तो इन फाटा के इलाकों में आए, जो जम हो चुके हैं, अब मर्ज हो चुके हैं, वो आके ख़ुद भी देख सकते हैं। एज ए टूरिस्ट आप आके देख सकते हैं। जिन लोगों से मिलेंगे, मेहमान नवाजी की इंतहा, जितनी आपको इज़्ज़त यहाँ पर मिलेगी। तो आपके लिए भी मैसेज हमारा यही है,
आप पाकिस्तान के ख़ित्ते में किसी जगह भी हों, आप कराची में हों, लाहौर में हों, पेशावर में हों, मुल्क से बाहर में अब्रॉड, यही मैसेज है कि ये पुरअमन इलाके हैं, यहाँ का विज़िट करें। और हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक्सप्लोर करने के बाद जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इंशाल्लाह आप यहाँ का रुख भी करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ज़िला ओरकज़ई में इरिगेशन डिपार्टमेंट भी काफ़ी सरगर्म है, जो इरिगेशन, सोलर ट्यूबवेल्स और वाटर सप्लाई चैनल्स पर तेज़ी से काम कर रहा है। SDO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा ज़रा इरिगेशन के डिपार्टमेंट के बारे में। जी इरिगेशन डिपार्टमेंट ओरकज़ई में मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रही है। यहाँ पर जी इरिगेशन दो तरह के हैं। आप कह दें कि एक सरफेस वाटर से इरिगेशन हो रही है और दूसरा हम जो ट्यूबवेल वगैरह के ज़रिए कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप पीछे देख सकते हैं, हमने जो ये रिज़र्वायर बनाए यहाँ पर, ना तो सरफेस वाटर है और ना ही यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर से हम लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। यहाँ पर हम बारिश का पानी जमा करके जो नीचे काबिल काश ज़मीन है उसको हम सैराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की जो बाकी स्कीमें इसी प्रोग्राम में हमारे तकरीबन 17 इस तरह की स्कीमें हम कर चुके हैं। अच्छा जी, जो मुख्तलिफ नालों से भी आता है सर, या सिर्फ बारानी पानी को आप रोक? नहीं, अभी तो जो ये जो स्कीम है ये तो हम बारानी पानी को स्टोर कर रहे हैं ताकि ये ज़ाया ना हो और इससे लोग मुस्तफ़ीद हों और इससे अपनी काश्तकारी कर सकें। यानी बारानी पानी के थ्रू इसको स्टॉक किया जा रहा है। यहाँ पर एक स्टॉक आपने दिखा रहे हैं हम आपको साथ साथ फुटेज में, बारिश के पानी को यहाँ पर स्टॉक किया जाता है और स्टॉक करने के बाद यहाँ पर जो करीब तरीन आबादी है उनको जो आप सीजन्स होते हैं मुख्तलिफ काश्तकारी के, तो वो पानी वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। आप हमारे साथ रहें, आप सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छे पॉइंट के ऊपर हम लेके जा रहे हैं। हम आपके लिए ऐसा पॉइंट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो टूरिज़म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आने वाले दिनों में ओरकज़ई में आप टूरिस्ट का एक मेला देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपने ट्यून करना है डिस्कवर पाकिस्तान और डिस्कवर पाकिस्तान के साथ रहना है और प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र देखते रहना है। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफ़र। लोअर ओरकज़ई का मशहूर नामवर गार मानी खेल दरा ओरकज़ई कबायली इलाके में वाक़े है। ये तकरीबन हज़ारों मीटर लंबी गार है जिसमें 2 दाखिली रास्ते हैं। ये हज़ारों चमगादड़ों और मकड़ियों का घर है। एक रवायत के मुताबिक बहुत साल पहले यहाँ लावा फटने के सबब ये गार वजूद में आया, जबकि दूसरी राय ये भी है कि ये चूने के पत्थर का गार है जो गर्मी के पानी में सतह के नीचे वाटर चैनल पर ख़त्म होता है। जी अभी बारिश थम चुकी है, रुक चुकी है और हम आपको लेके जा रहे हैं ननावर केव। तकरीबन 25 to 35 मिनट का पैदल रास्ता है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ इसके बारे में मशहूर हैं जो वहाँ पर ही जाके ऑन द स्पॉट डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं ननावर केव की तरफ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो थोड़ा तेज़ चलते हैं ताकि हम थोड़े गर्म हों, वार्मअप हों हम। तो हाँ, ये जो इर्द गिर्द आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये अखरोट के हैं और बड़ा मशहूर अखरोट है यहाँ का। तो बताइएगा, वॉक वगैरह करते रहते, टाइम मिलता है आपको यहाँ हाइकिंग का? जी बिल्कुल। हमारा जो हेडक्वार्टर्स है हंगू में, उसके पीछे जो छोटी सी हिल आपको दिखाई थी, तो वीक में 2-3 बार हमें मौका भी मिल जाता है और हम खुद भी कोशिश करते हैं कि वॉक किया करें। तो जी इस ट्रैक को कब एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट के लिए, ज़ाहिर है टूरिस्ट तो आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, तो आराम सुकून से जाएं और फैमिलीज़ को भी लेके जाएं? इस ट्रैक की खूबसूरती ही यही है कि ये इसी तरह रहे और थोड़ा एडवेंचरस भी हो। जो इस्लामाबाद का ट्रेल 5 और ट्रेल 3 आपने देखा हुआ है, जी, तो मुझे तो ये उससे ज़्यादा प्यारा इसीलिए लगता है कि ये थोड़ा टफ़ भी है
यहाँ आपको बर्फ़ भी देखने को मिलती है। तो इसकी खूबसूरती ही यही है कि ये थोड़ा रगड है और नेचर के ज़्यादा करीब। अच्छा, फैमिलीज़ आती हैं यहाँ ऊपर जाती हैं? फैमिलीज़ भी आती हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं लोकल्स जो हैं वो भी, और हंगू और कोहाट से जो लोग आते हैं वो भी मर्द हजरात होते हैं। तो चलते हैं नाजरीन ऊपर। तो इन्होंने क्या खूब कहा है कि हम इसको इसी नेचुरल में रखेंगे। नेचुरल तौर के ऊपर जो ट्रैक का चलने का मज़ा है वो अपना ही होता है, तो लोग भी इसको एंजॉय करेंगे और आप भी आएँ और इन इलाकों में घूमें। बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं और ग्रीन वादियाँ हैं। जैसे बाजोड़ और मोहम्मद में था कि इतनी ग्रीनरी नहीं थी, लेकिन ये फाटा की एक ग्रीन तरीन वैली में से एक ये है वैली है जो लोहर औरकज़ई का इलाका है, जिसमें हम इस वक्त जा रहे हैं और आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं केव। दरा मनी खेल से तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत है। ये मेन रोड से पैदल ट्रैक बना हुआ है, खूबसूरत ट्रैक, आप इंजॉय करेंगे। हम तो इस ठंड के माहौल में, क्योंकि हमने एक्सप्लोर करनी थी ये केव, तो ननावर केव के इस वक्त बिल्कुल हम करीब हैं। हमारे साथ इंतज़ामिया के लोग भी हैं, मकामी लोग भी हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ इसके बारे में मशहूर हैं और अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे। टाइम काफ़ी हो चुका है क्योंकि मौसम काफ़ी अबरा आलूद है, बारिश अचानक यहाँ शुरू हो जाती है और हम वेट करते रहे और अभी भी बारिश हो रही है तकरीबन फिर स्टार्ट। लेकिन हम केव पर पहुँच चुके हैं, उसके पॉइंट पर। ये तो आखिरकार हम तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत के बाद ननावर केव के एंट्री पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अपर औरकज़ई के असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अरसलान साहब। उनसे भी हम पूछेंगे क्योंकि जो ऑफिशियल राय होगी हिस्ट्री के ऊपर वैसे भी इनका अबूर है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ननावर केव के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ जो हैं मशहूर हैं। तो अरसलान साहब बताइएगा आप इस केव के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी, जैसा कि हम सब लोगों ने देख लिया कि औरकज़ई एक बहुत खूबसूरत इलाका है और इसकी बहुत प्यारी प्यारी वादियाँ हैं, लेकिन उसके कुछ पुरस्रार पहलू भी हैं। और इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये ननावर केव है और ये दरा मानी खेल में मौजूद है। तो जहाँ तक इसकी हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, किसी भी ऑथेंटिक एकेडमिक डॉक्यूमेंट में इसकी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स और स्टोरीज़ रिवॉल्व करती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स की इमेजिनेशंस को वो कैप्चर करती हैं। तो इसके हवाले से अगर हम लोकल लोगों से पूछें तो वो हमें ये बताते हैं कि इस केव का ये वाला सिरा तो मालूम है, लेकिन इसका दूसरा एंड किसी को नहीं मालूम। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा और क्या है? ये पुरस्कार और मुश्किल इस वजह से है कि यहाँ पे चूँकि पिच डार्क होती है और दूसरा यहाँ हज़ारों की तादाद में आपको चमगादड़ और मकड़ियाँ नज़र आएंगी। यहाँ के लोगों ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि इसके अंदर जाएं और इसका दूसरा सिरा, दूसरा एंड मालूम कर सकें, लेकिन अभी तक वो नाकाम रहे हैं। इसके अलावा इसके बनने की कुछ साइंटिफिक रीज़न्स भी हो सकती हैं जो मैंने ख़ुद पढ़ी हैं डिफरेंट सोर्सेज से। एक उसमें ये है कि शायद ये एक वोल्केनिक इरप्शन हुई हो यहाँ पे और उसके बाद इस वोल्केनिक इरप्शन में एयर ट्रैप हुई हो, तो वोल्केनिक इरप्शन इसके ऊपर फ्रीज़ हो गई और नीचे जो बबल था एयर का वो बर्स्ट हुआ, जिसके नतीजे में ये केव बनी। दूसरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे लाइमस्टोन था और फिर यहाँ जो चश्मे का पानी था जूं वो गुजरता गया तो लाइमस्टोन पिघलता गया और ये केव वजूद में आई। इसके अलावा ज़ाकिर रुल्ला ख़ान एक यहाँ पे लोकल हिस्टोरियन है, उन्होंने इसके बारे में एक छोटा सा किताबचा लिखा है। तो वो इसके बारे में कहते हैं कि ये मिथ्स तो ज़रूरी नहीं है कि हकीकी हों, लेकिन उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक ये बताया कि यहाँ कनिष्का के दौर में जो बुद्धिस्ट मंक्स होते थे 127 CE में, तो वो यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए आते थे। तो ये थोड़ी बहुत इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अच्छा, यहाँ पर आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट ने, सारे कदीमा के डिपार्टमेंट के लोगों ने यहाँ पर नहीं है रिसर्च नहीं की, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट और इतना हिस्टोरिकल पॉइंट, तो वो लोग यहाँ पर नहीं आए। अभी तक ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ इसके बारे में, कोई ऐसी इक्विप टीम नहीं आई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स पहन के इसकी दूसरे एंड को फाइंड करने की कोशिश करें। लेकिन ये हमारी जब से इमेजिनेशंस कैप्चर हुई हैं, मैं अभी अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी यही बात कर रहा था कि इंशाल्लाह इसको हम खुद ही करेंगे और अपने साथ एक टीम लेके आएंगे और इस पर एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करेंगे ताकि इसकी जो मिस्ट्री है इसको हम अनअर्थ कर सकें और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकें।
हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं ननावर केव। तो आएँ हम आपको अंदर लिए चलते हैं जहाँ तक हम इजीली जा सकें। हम आप नाजरीन को दिखाते हैं ये ननावर केव अंदर से। तो कैमरा मैन हमारा फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ लोकल लोग भी मौजूद हैं और अच्छी खासी मसलन बड़ी है। और हमने काफ़ी केव देखी हैं, जैसे साउथ वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, इवन के प्योचार में भी, वहाँ पर भी केव बनी हुई हमने देखी हैं। लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट है और अच्छा खासा इसका हाथा है। तो ये तो सर अच्छा खासा, यानी ये मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन बीइंग के हाथों से बनी हुई है, लोगों के हाथों से। जैसे कहा जाता है ना पहाड़ काट के जो बनाया जाती है केव, वो तो पता चल जाता है। लेकिन ये तो वाकया ही हज़ारों साल पुरानी ये शो कर रही है कि हज़ारों साल पुरानी ये केव है। ऐसे ही है बिल्कुल। जहाँ तक रिटन हिस्ट्री का ताल्लुक है और सीना बसीना जो नॉलेज चलता आ रहा है, तो लोग यही कहते हैं कि जब से उनके आबाव अजदाद हैं और ये स्टोरीज़ जो सुनाई जा रही हैं फोकलोर में, तो उसमें यही है कि ये केव मौजूद है और बस यहाँ लोग आके एस्टॉनिश होते हैं और उनकी हैरानगी की इंतहा पर नहीं रहती। हाँ, तो ये हमारे कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सकें तो ये देख लें कि पूरी चट्टान है और चट्टान में ये कुदरती नेचुरल तौर के ऊपर ये केव बनी है। ये घोंसले टाइप बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि चमगादड़ों ने बनाई हैं। और हमारी सारे कदीमा के एक्सपर्ट जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हमारा भी उनके लिए एक मैसेज है कि आप यहाँ पर आएँ और इसको एक्सप्लोर करें, इसकी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करें। और इसकी हाइट तकरीबन 40 to 50 फीट इसकी हाइट है तकरीबन। तो ये मसलन वर्ल्ड की एक ना मसलन दुनिया में ऐसा जुबा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ औरकज़ई में देखने को मिलेगा, जो हमने आपके लिए नाजरीन के लिए एक्सप्लोर की है। इसमें जूं हम अंदर की तरफ जाते जाते हैं तो ये नैरो भी होता जाता है और इसमें कुछ कुएं भी हैं। अच्छा, कुएं भी हैं, पानी के कुएं जी। 2 डिप्रेशंस का फेमस है जहाँ तक लोग जा चुके हैं। अच्छा। जूं अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कम होता जाएगा और फिर सांस लेने में भी मुश्किल होगी, इसीलिए लोगों को दिक्कत होती है और वो इसके दूसरे सिरे तक पहुंच नहीं पाते। ज्योग्राफी में एक टर्म यूज़ होती है कार्स्ट टोपोग्राफी, तो वो एक लैंड फॉर्म होती है जो बेसिकली लाइमस्टोन से वजूद में आती है। तो मुझे तो ये स्ट्रक्चर्स देख के ये स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट और ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है। तो इस पर प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि और किन किन ममालिक में आपका जाना हुआ है, जापान में या केसरी में? मैंने तो जी मैंने पढ़ा है चाइना के हवाले से, इवन इंडिया में है, जापान में ये लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पे। क्योंकि मैं जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तो उसमें ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। ये देखिए ये हैंग कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली वाटर डिप होता जाता है और साइडों से ये मेल्ट होता जाता है, तो ये हैंगिंग्स बनती हैं और इनके लिए अपने टर्म्स यूज़ होते हैं, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट। तो मुझे तो ये वो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आई एम अ नॉविस, ये तो मेरी अपनी राय है, इस पर प्रॉपर। और मुझे हैरानगी ये हो रही है कि आई थिंक यहाँ पर मीडिया में भी फर्स्ट टाइम मीडिया में ये एक्सप्लोर हो रही है। और डिस्कवर पाकिस्तान का क्योंकि काम ही यही है, मिशन ही यही है कि आपके लिए नई नई साइट एक्सप्लोर करना। तो हमने अभी ये एक्सप्लोर की है और हमें उम्मीद है कि आर्कियोलॉजी जो KPK का डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेगा। इवन के बाहर के माहिरीन भी यहाँ पर आके स्टडीज़ कर सकते हैं। ये वैसे ही जैसे कहा जाता है दुनिया का ये भी एक अजूबा है यहाँ पर लोअर औरकज़ई में। तो हम आपको दिखाते जाते हैं, जो ही आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इसकी हाइट में भी इजाफा होता जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के ना इसके पत्थर नुमा आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। पीछे से वाइट थे, अभी आप थोड़ा सा ब्लैकिश नज़र आ रहा होगा, बादल कलर की। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर चमगादड़ भी हैं, क्योंकि लाइट तो बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन हमारी लाइट से जितना कुछ आपके लिए दिखा सकेगा। और ऊपर से पानी भी टिपक रहा है। ऊपर से ये पानी कहाँ से सर आ रहा है? अभी भी पानी गिर रहा है यहाँ पे, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे चश्मे हैं और बारिशें यहाँ पे होती हैं और इसके अलावा बर्फ़ अभी भी पड़ी है, तो वो सीप करते हुए नीचे गिरता जाता है। और जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि शायद यहाँ पे लाइमस्टोन था और वो इन्हीं ये जो चश्मे हैं इनके पानी की वजह से वो पिघलता गया और ये केव वजूद में आई। तो ये हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया। आप आए यहाँ पर देखें और इन नज़ारों को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और आगे की तरफ नहरो हुआ है, नहरों के करीब तक जाते हैं हम, आपको दिखाते हैं। और मिथ जो है आगे से क्लोज होती जा रही है। पीछे से तो सर अच्छी खासी हाइट थी, तो आगे आके चश्मा आ गया पानी का।
जी सर, अस्सलाम साहब बताइएगा, अब ये इस क्लोज होती जा रही है और आगे पानी का चश्मा नुमा है। जी बिल्कुल अब्बासी साहब, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वेल्स सामने आते हैं जब हम जूं आगे जाते हैं, तो ये 5 इस तरह के चश्मे हैं या वेल्स कह लें इनको, क्योंकि ये ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है और बारिश भी होती है, तो उसका पानी सीप करते हुए इस केव में आता है। तो इस तरह के 5 स्पॉट्स आपको मिलेंगे और ये केव जो है, इस एक स्पॉट से अगर हम आगे जाएंगे तो ये दोबारा वाइडन हो जाएगी, और उसके आगे अगर फर्दर जाते जाएं तो 5 इस तरह के स्पॉट्स हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी कम है कि सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। इसीलिए लोकल्स अभी तक यानी अभी तक आइडिया भी नहीं कि कितने किलोमीटर ये आगे है। जी बिल्कुल, इसका अंदाज़ा अभी तक किसी को नहीं है। अभी तो किसी ने लिखा हो हिस्ट्री में कि ये कितने किलोमीटर तक है, ऐसा भी कुछ नहीं किसी ने नहीं लिखा। जो जाकिर उल्लाह खान साहब हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो कह रहे थे कि ये 200 मीटर्स तक है, लेकिन 200 मीटर से ज़्यादा हम अभी सफ़र कर चुके हैं और इस तरह के 5 और स्पॉट्स हैं, तो इट इज़ प्रीटी मच ऑब्वियस कि ये काफ़ी ज़्यादा है। औरकज़ई के लोग बहुत ज़्यादा सोशल हैं और हुजरा कल्चर को बरकरार रखे हुए हैं। हुजरा एक कम्युनिटी सेंटर, गेस्ट हाउस, मुलाकात की जगह, अदालत या पनाहगाह भी होती है। यहाँ के बुज़ुर्गों का कौल पश्तून वली या पख्तून वली है, जो दरअसल पश्तूनों के तर्ज़ ज़िंदगी का कोड ऑफ लाइफ है। जो पश्तून इसकी पैरवी नहीं करता, मकामी इसे नस्ली तौर पर पख्तून तो तस्लीम करते हैं मगर सकाफ़ती तौर पर नहीं। अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है कि आप हुजरे के अंदर चलें, कमरे के अंदर। और जैसे हमने बताया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है कबायली इलाकों का, तो हम आएंगे और नीचे ही बैठेंगे। गाँव तक ये हमारे लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और इवन के अंदर जाके हम आपको बताते हैं, क्योंकि ठंड है और ठंड में जब तक देसी तरीके से आग ना चल रही हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो वो पहाड़ी इलाका और कबायली इलाका, और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अंगीठी लगी हुई है और देख लेंगे बाहर तकरीबन बारिश का समा है। मैंने जैकेट भी नहीं पहनी हुई और माशाल्लाह इतनी हीट अप ये हुआ है कमरा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इस हुजरे में, यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। हमारे सामने तकरीबन देसी खाने इस वक्त बड़े हुए हैं और हम पूछेंगे इन्हीं से ही, हमारे जो मेज़बान से। सबसे पहले ये बीज हैं कुछ सीड्स के, सबसे पहले हमें इनके बारे में बताइएगा कि ये हमारा लोकल प्रोडक्ट है, पम्पकिन सीड है, कद्दू के बीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सर हम ये करते हैं कि जो कद्दू है उसको तोड़ते हैं, उससे जो बीज निकालते हैं और बाद में इसकी शेलिंग होती है, उनका जो छिलका है वो उतारा जाता है और फिर इसको हम लोकली फ्राई करते हैं, सॉल्टी फ्राई करते हैं। तो कुछ चीज़ें वो सिर्फ मार्केट या बाज़ार में नहीं मिलती, वो आपको यहीं लोकली मिलेंगी। सो दैट इज़ द वन ऑफ यूनिक थिंग, अदर आप इसको खा सकते हैं। और ये तो अखरोट है, ये अखरोट भी देसी आई थिंक। जी बिल्कुल, ये सब यहाँ के अपने लोकल प्रोडक्ट है और ये काफ़ी मशहूर भी है और मार्केट में कुछ अगर आप चाइना अखरोट आ रहे हैं, लेकिन ये अमेरिकन के नाम से मशहूर है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी इनसे हाई स्टैंडर्ड है और इसका जो छिलका होता है इसका जायका बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, जायका बिल्कुल अच्छा है सर इसका। और ये हमें बताइएगा, ये मकई की रोटी है? जी बिल्कुल सर, ये मकई की रोटी है और इसको साले जो मकई है वो भी यहाँ लोकल प्रोड्यूस होती है और इसको लोकली हम यहीं पे बनाते हैं। तो सर ये भी यहाँ बिल्कुल लोकल की चीज़ें हैं। मेरा तो वेट ऑलरेडी नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये देसी खाने जब से मैं दोबारा मेरी 10 साल के बाद कबायली इलाकों में री एंट्री हुई है और देसी खाने खा के तो हम कहीं मोटे ही ना हो जाएं, कोशिश करेंगे कि कंट्रोल से खाएं। और माशाल्लाह हमारी मेहमान नवाजी में उन्होंने अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ है, कोई चीज़ जोड़ी नहीं जो रखी ना हो। अच्छा, मैं समझ रहा था कि ये शायद देसी घी मेरे आगे रखा हुआ है। नहीं लेकिन ये हनी है, ये भी लोकल है। बिल्कुल, इसका कलर जो है वो इसका येलोविश होता है और इसका आप वाइट देख रहे हैं। अच्छा, ये नाजरीन देख लें, ये वाइटनेस और हनी की ये एक लहर सी बुन की नीचे आ रही है और ये पहचान है कि ये असली हनी है, इसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। और ये फार्म से निकाला गया है या ऊपर पहाड़ों से निकाला गया? ये बिल्कुल सर पहाड़ों पे है। जो इसका जो असली फार्म है, जो सर हम लोकल होते हैं या जिसमें केमिकल, तो वो एक थ्रेड बना के नीचे गिरती है। आप इसको खुद देखते हैं, लेफ्ट इसको आप लोग देख रहे हैं कि इसमें थ्रेड नहीं आ रहा है और ये टूट के जा रहा है। सो दैट इज द फ्रूट के ये बिल्कुल
हमारे पास सॉलिड चीज़ आ रही है। अच्छा, लोकल सतह पर ये अपने इंफरादी तौर पर लोग पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ से निकाल के लाते होंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हम पहाड़ों में जाके वो तो या लकड़ी की छत रखते हैं या गार बना के, वो लकड़ी की गार नुमा बनती है, तो उसमें वो जो शहद की मक्खियाँ है वो खुद आके वहाँ पे छित्ती बनाते हैं और वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे सबसे पहले हम इनके ऊपर टूट पड़ें, तो आएँ जी आप ही टूटें और इंशाल्लाह इनको खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो शुरू करते हैं जी खाना। और मैं तो खाऊंगा, क्योंकि हनी अगर ओरिजिनल मिला है तो मैं तो हनी के साथ खाऊंगा मकई की रोटी। और ये हनी हमने इसके ऊपर लगा लिया और माशाल्लाह, और ये और इसको यूं किया और ज़बरदस्त, ट्राई कीजिएगा। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम यकीन अली। और कब से गा रहे हैं आप? तकरीबन 40 साल से। और आज हमें आप क्या सुनाएंगे? आपको पश्तो गज़ल सुनाएंगे। तो आप अपने साथियों का भी तारुफ करवा दें, ये इनके नाम क्या है और ये क्या ये जो है ना, ये हारमोनियम वाला इसका लेकर तलीन में, ठीक है। और ये सुनाब अली कर्नाट वाला, ये सुनाब अली में इसका। जी फिर शुरू कीजिएगा। बर्बाद में जवानी शुला दयो कुली दलासा